फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग मस्त होंगे। तो यदि आप भी इंटर की परीक्षा 2026 में देने वाले हैं तो आप लोगों के लिए यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस क्लास में हम केमिस्ट्री के 20 सब्जेक्टिव बताने वाले हैं। ठीक है, 20 वीवीआई सब्जेक्टिव बताने वाले हैं जो आप लोगों के लिए सीधे एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, क्लास 12 बिहार बोर्ड 2025-26 चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है ठोस अवस्था। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सॉलिड स्टेट। ठीक है, ठोस अवस्था को इंग्लिश में बोलते हैं सॉलिड स्टेट। ठीक है, तो केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है ठोस अवस्था, इस चैप्टर से हम 20 सब्जेक्टिव लाए हैं, वो भी वीवीआई सब्जेक्टिव। ठीक है, हम क्वेश्चन बैंक से सब्जेक्टिव लाए हैं। यह सब्जेक्टिव आप लोग के लिए सीधे एग्जाम में आने वाला है, 20 वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, और यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, यह केमिस्ट्री का होने वाला है, परीक्षा में आने वाले प्रश्न है। ठीक है, यह क्वेश्चन बैंक का हम सब्जेक्टिव कराने वाले हैं। तो यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ इस क्लास को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। उसके बाद हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं और क्लास 12 केमिस्ट्री का 20 वीवीआई सब्जेक्टिव का क्वेश्चन और उसका आंसर देखते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आप लोग अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, उसके बाद हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, केमिस्ट्री अध्याय नंबर 1 जिसका नाम है ठोस अवस्था, इसको इंग्लिश में सॉलिड स्टेट के नाम से जाना जाता है। इस पहला चैप्टर ठोस अवस्था से वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसका आंसर हम कराने वाले हैं, जो आप लोगों के सीधे एग्जाम में आने वाला है। सबसे पहले पहला नंबर हम लोग का क्वेश्चन है, कांच को अशितित द्रव क्यों कहा जाता है। ठीक है, कांच को अशितित द्रव क्यों कहा जाता है, तो इसका आंसर है, कांच को अशितित द्रव कहा जाता है क्योंकि इसमें प्रवाह क्षमता पाया जाता है, इसीलिए कांच को अशितित द्रव के नाम से जाना जाता है। कांच में जो होता है वह प्रवाह क्षमता पाया जाता है। ठीक है, प्रवाह क्षमता कांच में पाया जाता है, जिससे प्रवाह क्षमता को एक और नाम से जाना जाता है जिसको बोलते हैं पिघलने का गुण। ठीक है, यानी कांच में पिघलने का गुण पाया जाता है, इसीलिए कांच को अशितित द्रव के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्लियर है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि यह क्वेश्चन बिहार बोर्ड ने कई बार इंटर की परीक्षा में पूछा हुआ है कि कांच को अशितित द्रव के नाम से क्यों जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है हमारा। यहाँ पर देख लीजिए, वर्ग निविड़ संकुलन से आप क्या समझते हैं। वर्ग निविड़ संकुलन से आप क्या समझते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, द्विविमीय निविड़ संकुलन के प्रथम विधि में एक गोला अन्य 4 गोलों के संपर्क में रहता है। एक गोला अन्य 4 गोलों के संपर्क में रहता है तथा इन चारों गोलों के केंद्रों को मिलाने पर एक वर्ग प्राप्त होता है, इसीलिए इसे वर्ग निविड़ संकुलन कहते हैं। इसकी उपसह संयोजन संख्या 4 होती है। इसमें सभी पंक्ति की संरचना एक समान होती है, इसीलिए इसे ए प्रकार की संरचना कहा जाता है। तो यह था हमारा लोग का दूसरा नंबर क्वेश्चन। तो चलिए इसको हम लोग फिगर के माध्यम से समझते हैं। फिगर से के माध्यम से हम लोग समझेंगे तो हम लोग को बेटर समझ में आएगा और हम लोग को क्लास में ही तुरंत याद हो जाएगा। इसमें कह रहा है कि एक गोला अन्य 4 गोलों के संपर्क में रहता है तथा इन चारों गोलों के केंद्रों को मिलाने पर हमें एक वर्ग प्राप्त होता है। ठीक है, तो चलिए हम आप लोग को इसका फिगर बनाते हैं, इसका संरचना बनाते हैं, उससे आप लोग को बेटर समझ में आ जाएगा। तो इसका संरचना कुछ इस प्रकार से बनेगा, आप लोग देख लीजिए। ठीक है, इसका संरचना हम बना रहे हैं, आप लोग देखते रहिए। ठीक है, यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस क्वेश्चन को बिहार बोर्ड ने कई बार अब इंटर की परीक्षा में पूछा हुआ है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लाए हैं क्वेश्चन बैंक से। ठीक है, इस क्वेश्चन को हमने देखा है कि कई बार बिहार बोर्ड ने इंटर की परीक्षा में पूछा हुआ है और उम्मीद है कि 2026 में भी यह क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा और फिगर को आप लोग देख लीजिए। इसका फिगर कंप्लीट हो गया है।
ठीक है। तो इसमें देख लीजिए, इसमें ये एक गोला है बीच में, ठीक है। इसमें जो बीच में एक गोला है, ये एक गोला, यह 4 गोलों से घिरा हुआ है। पहला नंबर इस गोला से घिरा हुआ है, दूसरा इस गोला से, तीसरा इस गोला से, चौथा इस गोला से, ठीक है। इसमें एक गोला जो है कि वह 4 गोलों के संपर्क में है, ठीक है। और इस गोला का केंद्र इसके बीच में है, ठीक है। और इस गोला का केंद्र ये है, इसका ये है, इसका ये है, और ये, ठीक है। तो अब इन चारों गोलों के केंद्रों को हम लोग मिलाएंगे आपस में, तो हम लोगों को एक वर्ग प्राप्त होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग इन चारों गोलों के केंद्रों को मिलाते हैं, ठीक है। इन चारों गोलों के केंद्रों को हम लोग मिलाते हैं। देख लीजिए, इन चारों गोलों के केंद्रों को हमने मिला दिया है, तो हम लोग को एक वर्ग प्राप्त हुआ है, ठीक है। हम लोगों को एक वर्ग प्राप्त हुआ है। ये बीच में जो एक गोला है, यह अन्य 4 गोला के संपर्क में है, ठीक है। और इन चारों गोलों के केंद्रों को मिलाने पर हम लोगों को एक वर्ग प्राप्त हुआ है। इसी को हम लोग वर्ग निविड़ संकुलन के नाम से जाना जाता है। तो यह था हम लोग का 2 नंबर का क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को यह बहुत ही अच्छा समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन हम लोग के सामने कुछ इस प्रकार है। क्वेश्चन कह रहा है, षटकोणीय निविड़ संकुलन से आप क्या समझते हैं? षटकोणीय निविड़ संकुलन से आप क्या समझते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, द्विविमीय निविड़ संकुलन के दूसरे विधि में एक गोला अन्य 6 गोलों के संपर्क में रहता है। एक गोला जो है कि वह अन्य 6 गोलों के संपर्क में रहता है तथा इन गोलों के केंद्रों को मिलाने पर एक षष्ठभुज प्राप्त होता है। इसीलिए इसे षटकोणीय निविड़ संकुलन कहा जाता है। इसकी उपसह संयोजन संख्या 6 होती है। 6 क्यों होती है? तो इसमें एक गोला अन्य 6 गोलों से घिरा रहता है, इसीलिए इसकी उपसह संयोजन संख्या 6 होती है, ठीक है। इससे ए बी प्रकार की व्यवस्था पाई जाती है। इसमें जो है कि ए बी प्रकार की व्यवस्था पाई जाती है। तो यह था हम लोग का षटकोणीय निविड़ संकुलन। यह भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि यह भी क्वेश्चन बिहार बोर्ड ने कई बार पूछा हुआ है। तो षटकोणीय निविड़ संकुलन में क्या होता है कि जो एक गोला होता है, ठीक है, जो एक गोला होता है, यह अन्य 6 गोलों के संपर्क में रहता है, अन्य 6 गोलों के संपर्क में रहता है, और तथा इन 6 गोलों के केंद्रों को मिलाने पर हम लोगों को एक वर्ग प्राप्त होता है, या एक षटकोणीय निविड़ संकुलन प्राप्त होता है, जिसे हम लोग षटकोणीय निविड़ संकुलन कहते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसका भी फिगर देख लेते हैं, जिससे हम लोग को यह भी आसानी से याद हो सके और हम लोग को आसानी से इसको भी हम लोगों ने समझ जाए, ठीक है। तो चलिए इसका अभी हम फिगर बना रहे हैं, यहाँ पर आप लोग देखते रहिए, और अगर आप लोग भी चाहते हैं तो आप लोग अपने कॉपी में बना सकते हैं इसका फिगर, ठीक है, क्योंकि इसका फिगर बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप लोग इसका फिगर देख लेंगे तो आप लोग को इसका फिगर देखते ही आप लोग का इसका डेफिनेशन यानी इसका आंसर याद हो जाएगा, ठीक है। तो फिगर जो है कि एग्ज़ाम में बहुत ही मायने रखता है। फिगर आज आप लोग नहीं बनाएंगे तो आप लोग को दिक्कत हो सकता है, ठीक है, जिससे आप लोग को याद नहीं हो पाएगा। और यह जो है कि गोला आप लोग अच्छे से बनाइएगा, जिससे कि गोला एक दूसरे को टच करे, ठीक है, बीच में खाली जगह ना रहे, ठीक है। आप लोग वैसे बनाइएगा। तो इसमें क्या होता है कि एक गोला अन्य 6 गोलों के संपर्क में रहता है, और इन 6 गोलों के केंद्रों को जब हम लोग मिलाते हैं तो हम लोग को एक षष्ठभुज प्राप्त होता है, जिसे हम लोग षटकोणीय निविड़ संकुलन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर हम लोग का फिगर बनकर तैयार हो गया है। अब हम लोग फिगर की तरफ देखते हैं। इसमें यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, इसका कलर जो है कि हम चेंज कर देते हैं। इसमें देखिए आप लोग, बीच में यह एक गोला है, ठीक है, यह एक गोला है ना बीच में। तो यह गोला जो है कि यह गोला अन्य 6 गोलों के संपर्क में है। पहला इस गोला के संपर्क में है यहाँ पर, दूसरा इस गोला के संपर्क में है, तीसरा इस गोला के संपर्क में है, चौथा इस गोला के संपर्क में है, पांचवा इस गोला के यहाँ पर संपर्क में है, और छठा इस गोला के संपर्क में है, ठीक है ना। तो इसमें जो है कि एक गोला अन्य 6 गोलों के संपर्क में रहता है, तथा उन 6 गोलों के जो बीच में केंद्र होता है उसको हम लोग मिलाते हैं तो हमें एक षष्ठभुज प्राप्त होता है, जिसे हम लोग षटकोणीय निविड़ संकुलन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, जालक बिंदु से आप क्या समझते हैं? जालक बिंदु से आप क्या समझते हैं?
तो यह क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। क्रिस्टल जालक का प्रत्येक बिंदु जालक बिंदु कहलाता है, यानी क्रिस्टल जालक का प्रत्येक बिंदु जो होता है वह जालक बिंदु कहलाता है। तो चलिए हम एक क्रिस्टल जालक भी आप लोगों के सामने बनाकर दिखा देते हैं। ठीक है, क्रिस्टल जालक। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, यह जो है कि एक क्रिस्टल जालक हो गया। ठीक है, और इसके चारों कोनों पर जो है कि जो बिंदु है, यहाँ पर इसका ये हुआ, इसका ये एक यहाँ पर आता है, एक यहाँ पर आता है और एक यहाँ पर रहता है, एक यहाँ पर रहता है, एक यहाँ पर। ठीक है, और क्रिस्टल जालक का प्रत्येक बिंदु जालक बिंदु कहलाता है। तो यह हमारा एक क्रिस्टल जालक है और इसका यह जो प्रत्येक बिंदु है, यह जो बिंदु है, इसी को हम लोग जालक बिंदु के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर। इकाई सेल के कुल कितने पैरामीटर होते हैं? इकाई सेल के कुल कितने पैरामीटर होते हैं? तो इकाई सेल के कुल 6 पैरामीटर होते हैं। पहला होता है ए, दूसरा होता है बी, तीसरा होता है सी। ठीक है, और चौथा होता है अल्फ़ा, और पांचवा होता है बीटा, और छठा होता है गामा। ठीक है, यह इकाई सेल के 6 पैरामीटर होते हैं, अल्फ़ा, बीटा, गामा और ए बी सी यहाँ पर लिखे हैं, आप लोग देख लीजिए। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह 6 नंबर क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है बिहार बोर्ड ने। 6ठा नंबर क्वेश्चन है, क्रिस्टलीय ठोस तथा अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर बताएं। ठीक है, यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड और अक्रिस्टलीय ठोस में यानी एमार्फस सॉलिड में अंतर बताना है। तो सबसे पहले हम लोग अंतर लिखने के लिए एक बीच में लाइन खींचेंगे, उसके बाद एक साइड लिखेंगे क्रिस्टलीय ठोस और एक साइड अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, और क्रिस्टलीय ठोस में पहला अंतर हम लोग लिखेंगे, क्रिस्टलीय ठोस में जो अवयवी कण होता है वह निश्चित व्यवस्था में होता है। ठीक है, क्रिस्टलीय ठोस में जो अवयवी कण होता है, अवयवी कण कहने का मतलब परमाणु, अणु या आयन। ठीक है, परमाणु, अणु या आयन, यानी अक्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कण निश्चित व्यवस्था में होते हैं। तो इसमें पहला नंबर पॉइंट हम लिखेंगे, इसमें अवयवी कण निश्चित व्यवस्था में होते हैं और अक्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कण अनिश्चित व्यवस्था में होते हैं या अनियमित व्यवस्था में होते हैं। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट नंबर हम लोग लिखेंगे, क्रिस्टलीय ठोस में लिखेंगे इसका गलनांक निश्चित होता है और अक्रिस्टलीय ठोस में लिखेंगे कि इसका गलनांक अनिश्चित होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगला पॉइंट देखते हैं। 3 नंबर पॉइंट क्या है? 3 नंबर पॉइंट यहाँ पर है कि अक्रिस्टलीय ठोस को वास्तविक ठोस के नाम से भी जाना जाता है और क्रिस्टलीय ठोस को वास्तविक ठोस के नाम से जाना जाता है और अक्रिस्टलीय ठोस को आभासी ठोस के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट है चौथा नंबर, ये विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं और ये समदैशिक प्रकृति के होते हैं। और क्रिस्टलीय ठोस में 5वां नंबर पॉइंट है कि इसमें दीर्घ परासी व्यवस्था पाई जाती है और अक्रिस्टलीय में लघु परासी व्यवस्था पाई जाती है। और अब आएगा हमारे पास यहाँ पर 6ठा नंबर, इसका गलनांक निश्चित होता है और इसका गलनांक अनिश्चित होता है। अगला पॉइंट है 7 नंबर, इसका आकार निश्चित व नियमित होता है और इसका आकार अनियमित होता है। और 8वां नंबर पॉइंट आएगा, इसका गलन ऊष्मा निश्चित होता है और इसका गलन ऊष्मा अनिश्चित या अनियमित होता है। 9 नंबर पॉइंट आएगा क्रिस्टलीय ठोस में इसमें विदलन गुण पाया जाता है और इसमें विदलन गुण नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि 7 नंबर क्वेश्चन क्या है। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन है, सरल घनीय इकाई सेल तथा अंत्य केंद्रित घनीय इकाई सेल में अंतर बताएं। ठीक है, सरल घनीय इकाई सेल और अंत्य केंद्रित घनीय इकाई सेल में अंतर बताना है। ठीक है, यानी SCC और ECC में अंतर बताना है। ठीक है, SCC और ECC में अंतर बताना है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सरल घनीय इकाई सेल। ठीक है, ये यानी SCC सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, SCC का फुल फॉर्म होता है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, तो सरल घनीय इकाई सेल किसे कहते हैं? यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, वैसे इकाई सेल जिसमें अवयवी कण सिर्फ कोने पर स्थित होते हैं सरल घनीय इकाई सेल कहलाता है। यानी वैसा इकाई सेल जिसमें अवयवी कण, ये अवयवी कण कहने का मतलब परमाणु हो जाएगा। ठीक है, परमाणु हो जाएगा या अणु हो जाएगा या आयन हो जाएगा। ठीक है, परमाणु, अणु या आयन हो जाएगा। ठीक है, अवयवी कण कहने का मतलब, यानी
सरल घनीय इकाई सेल किसे कहते हैं? तो वैसे इकाई सेल जिसमें अवयवी कण सिर्फ कोने पर स्थित होते हैं उसे सरल घनीय इकाई सेल कहते हैं। तो चलिए हम दिखाते हैं कि सरल घनीय इकाई सेल आखिर किसे कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक जालक क्रिस्टल जालक बनेगा। ठीक है, और इसके कोने पर जो कण उपस्थित होंगे या इसके 8 कोनों पर, ठीक है, इसके 8 कोने पर जो कण उपस्थित होंगे उसी को हम लोग सरल घनीय इकाई सेल कहते हैं। ठीक है, यह इसमें अवयवी कण सिर्फ कोना पर उपस्थित है। ठीक है, सिर्फ कोना पर उपस्थित है तो इसी को हम लोग सरल यानी SCC कहते हैं, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। अगला है अंत केंद्रित घनीय इकाई सेल यानी ECC किसे कहते हैं? ECC किसे कहते हैं? चलिए हम लोग इसे देखते हैं। तो वैसे इकाई सेल जिसमें अवयवी कण कोने के साथ साथ किन्हीं दो विपरीत फलकों पर भी उपस्थित हो अंत केंद्रित इकाई सेल कहलाता है। ठीक है, तो चलिए इसका हम फिगर बनाकर दिखाते हैं। ठीक है, इसका फिगर हम बनाकर दिखाते हैं, यहाँ पर आप लोग देख लीजिए। सबसे पहले हम लोग एक क्रिस्टल जालक को बनाएंगे। यह हम लोग का क्रिस्टल जालक बन गया। ठीक है, और इसमें हम लोग अवयवी कण जो है कि पहले कोना पर लगाएंगे। ठीक है, इसमें 8 कोने होते हैं और इसमें हम लोग 8 कोनों पर हम लोगों ने लगा दिया, आप लोग देख लीजिए। अब इसमें कह रहा है कि इसमें कोने के साथ साथ किन्हीं दो विपरीत फलकों पर भी उपस्थित हो। ठीक है, तो इसमें एक यहाँ पर हम लोग लगा देंगे, एक यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पर अवयवी कण, और जस्ट इसके अपोजिट यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है, इसके आमने सामने ये हो जाएगा अंत केंद्रित यानी ECC हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग यहाँ पर नहीं लगाते हैं तो आप लोग यहाँ पर लगा दीजिएगा और एक यहाँ पर लगा दीजिएगा। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा ECC। यह ECC का फिगर है। ठीक है, किसका फिगर है? ECC का। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 8 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्रैंकलिन दोष और शॉर्टकी दोष क्या है? ठीक है, फ्रैंकलिन दोष और शॉर्टकी दोष क्या है? ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे फ्रैंकल दोष यानी फ्रैंकल दोष क्या है? ठीक है, तो फ्रैंकल दोष हम लोग उसे कहते हैं जब किसी आयनिक ठोस से धनायन विस्थापित होकर अंतरकाश में चला जाता है तो ठोस में एक दोष उत्पन्न होता है जिसे फ्रैंकल दोष कहा जाता है। इस ठोस के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, इसका फिगर यहाँ पर बना हुआ है, इसको आप लोग देख लीजिए। फिर यहाँ पर एक फिगर इसका हम बनाकर दिखा देते हैं, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, इसका फिगर हम बना देते हैं। सबसे पहले यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ पर माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, यह हम लोग का फिगर हो गया। इसमें कहता है कि जब किसी आयनिक ठोस में धनायन विस्थापित होकर अंतरकाश में चला जाता है तो इसमें एक दोष उत्पन्न होता है जिसे फ्रैंकल दोष के नाम से जाना जाता है। अब इसमें यह होगा कि यह जो है कि इस यहाँ पर एक आ गया। ठीक है, यहाँ पर एक प्लस आ गया, अंतरकाश इसी को बोलते हैं। अंतरकाश जो है कि इसके बीच में जो ये खाली जगह है, जितना भी ये खाली जगह है, इस सबको हम लोग अंतरकाश बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? अंतरकाश बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें हो गया कि अगर कोई अवयवी कण बीच में आ गया, अंतरकाश बोलेंगे, अंतरकाश में आ गया, यहाँ पर आ गया, अंतरकाश में आ गया। ठीक है, तो इसी को हम लोग फ्रैंकल दोष कहते हैं, फ्रैंकल दोष। अगला है शॉर्टकी दोष। शॉर्टकी दोष क्या है? जब किसी आयनिक ठोस से समान संख्या धनायन एवं ऋणायन विलुप्त हो जाते हैं तो ठोस में एक दोष उत्पन्न हो जाता है जिसे शॉर्टकी दोष के नाम से जाना जाता है। शॉर्टकी दोष के कारण ठोस का घनत्व घट जाता है। ठीक है, तो चलिए इसका भी फिगर हम बनाकर आप लोग को समझा देते हैं। ठीक है, इसका भी फिगर आप लोग देख लीजिए। इसमें कह रहा है कि इसमें धनायन और ऋणायन समान संख्या में विलुप्त होगा। ठीक है, क्या होगा? समान संख्या में विलुप्त होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये प्लस हो गया, माइनस हो गया, प्लस हो गया, माइनस हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पर माइनस आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, फिर यहाँ पर प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, ये हम लोग का फिगर हो गया। ठीक, इसमें कह रहा है कि धनायन और ऋणायन, यह प्लस वाला धनायन होगा, ये प्लस वाला धनायन होगा और माइनस वाला ऋणायन होगा। ठीक है, तो धनायन और ऋणायन समान संख्या में विलुप्त हो जाए। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि इसमें का
ये वाला एक गायब हो गया, ठीक है, इसमें कोई एक गायब हो गया, ठीक है, एक माइनस वाला गायब हो गया इसमें, मान लेते हैं एक यहाँ पर का माइनस वाला जो था वह गायब हो गया, ठीक है। तो इसमें कुल जो है कि माइनस ऋणायन की संख्या 1 2 3 4 5 6 है, ठीक है, और प्लस वाले चार्ज प्लस वाला भी 6 है, ठीक है। तो इसमें से कि एक माइनस वाला गायब हो गया, यानी एक ऋणायन गायब हो गया, तो इसमें एक प्लस वाला भी गायब होगा, ठीक है, इसमें कोई एक प्लस वाला भी इसमें से गायब होगा, तभी ना होगा, क्योंकि 6 दोनों था, दोनों की कितना था 6 प्लस था 6 माइनस था, तो एक माइनस गायब हो गया तो एक प्लस भी गायब होगा, तभी समान संख्या में विलुप्त होंगे ना, तभी इसी को हम लोग शॉर्टकी दोष के नाम से जाना जाता है या कहते हैं। अगला है 11 नंबर, रिक्तिका दोष तथा अंतरकाशी दोष क्या है। रिक्तिका दोष और अंतरकाशी दोष क्या, यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग रिक्तिका दोष को जानेंगे कि आखिर रिक्तिका दोष किसे कहते हैं। तो जब किसी ठोस से अवयवी कण अलग अलग जगहों से विलुप्त हो जाते हैं तो उसे रिक्तिका दोष कहते हैं, ठीक है। इसका भी फिगर सेम वैसे ही बनेगा शॉर्टकी दोष के जैसा, और उसमें जो है कि एक प्लस वाला गायब हो जाएगा और एक माइनस वाला अलग अलग जगहों पर, यानी कहीं कहीं से गायब हो जाएगा, ठीक है, कहीं से भी वह गायब हो जाएगा। अब आएगा अंतरकाशी दोष। अंतरकाशी दोष किसे कहते हैं। तो जब किसी ठोस से अवयवी कण अंतरकाशी स्थल में आ जाता है तो इसके द्वारा उत्पन्न दोष को अंतरकाशी दोष कहते हैं, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एफ सेंटर, या इसी को रंग केंद्र कहते हैं। एफ सेंटर किसे कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो ऋणायन रिक्त को घेरता है एफ सेंटर कहलाता है, यानी इलेक्ट्रॉन जो ऋणायन रिक्ति को घेरता है, ठीक है, यह जो है कि यह ऋणायन हो गया रिक्ति, ठीक है, ऋणायन हो गया, और इसके चारों तरफ जो है कि इलेक्ट्रॉन इसको घेरेगा, यानी माइनस वाले चार्ज को चारों तरफ से इलेक्ट्रॉन जो है कि घेरा हुआ है, तो इसी को हम लोग एफ सेंटर के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो फिगर को आप लोग देख लीजिए कि यह माइनस को इलेक्ट्रॉन चारों तरफ से घेरा हुआ है, तो इसी को हम लोग एफ सेंटर के नाम से जानते हैं। अगला है 13 नंबर क्वेश्चन, संयोजकता बैंड और चालन बैंड को परिभाषित करें। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यह भी क्वेश्चन बिहार बोर्ड ने कई बार पूछा हुआ है, इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। संयोजकता बैंड और चालन बैंड क्या होता है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे संयोजकता बैंड आखिर क्या होता है, ठीक है। तो वैसा बैंड जिसमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहता है, वैसा बैंड जिसमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहता है संयोजकता बैंड कहलाता है, ठीक है। अब आएगा चालन बैंड। चालन बैंड किसे कहते हैं। वैसा बैंड जो खाली रहता है, यानी जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है, तो उसको चालन बैंड के नाम से जानते हैं, ठीक है। समझ में क्लियर है, समझ में आ गया। संयोजकता बैंड में इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहेगा और चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं रहेगा, ठीक है। अगला है क्वेश्चन लौह चुंबकीय ठोस। 14 नंबर क्वेश्चन है लौह चुंबकीय ठोस किसे कहते हैं। तो वैसा ठोस जो चुंबकीय ठोस में प्रबल रूप से आकर्षित होता है लौह चुंबकीय ठोस कहलाता है। इसमें अस्थायी चुंबक का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, अशुद्धता दोष क्या है। अशुद्धता दोष क्या है, ठीक है। तो जब किसी क्रिस्टल या ठोस में अशुद्ध को मिला दिया जाता है तो उसके द्वारा उत्पन्न दोष को अशुद्धता दोष के नाम से जानते हैं। यदि कोई शुद्ध पदार्थ है, ठीक है, यदि कोई शुद्ध पदार्थ या क्रिस्टल है, शुद्ध है, ठीक है, शुद्ध है, और उसमें हम अशुद्ध को मिला दिए यानी मिक्स कर दिए, तो वैसे दोष को हम लोग अशुद्धता दोष के नाम से जानेंगे। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर। 16 नंबर क्वेश्चन है त्रिज्या अनुपात क्या है। त्रिज्या अनुपात से आप क्या समझते हैं। तो त्रिज्या अनुपात देख लीजिए, किसी आयनिक ठोस में धनायन की त्रिज्या तथा ऋणायन की त्रिज्या दोनों के अनुपात को त्रिज्या अनुपात के नाम से जानते हैं। यानी धनायन यानी पॉजिटिव चार्ज प्लस वाले चार्ज का त्रिज्या और माइनस वाले चार्ज की त्रिज्या के दोनों के अनुपात को त्रिज्या अनुपात के नाम से जानते हैं। इसका फॉर्मूला होता है त्रिज्या अनुपात बराबर R प्लस और R माइनस, यानी त्रिज्या प्लस और त्रिज्या माइनस, यह आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है।
तो आज का क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि बहुत ही लंबा वीडियो हो गया है। ठीक है, अब हम लोग कल की क्लास में केमिस्ट्री का या फिर बायोलॉजी का हम लोग क्वेश्चन लेकर मिलेंगे। ठीक है, वहाँ पर हम लोग VBI सब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।